हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बाबू काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। और जितने भी आंसू सर के शेर और शेरनी हैं यहाँ पे सभी बच्चे लाइव आ जाइए आप लोग, ताकि आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जल्दी से आज का क्लास हो जाए, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, एक बार इनका हम नाम ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, चिंटू शरीफ मिथिलेश, बहुत ही बढ़िया। पुष्पांजलि बैड क्वीन, आंसू सर का स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। आंसू सर का लाडला, वाह, देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। ऐसा जब आप लोग नाम लिखते हैं मज़ा आ जाता है देख के। आंसू सर की लाडली, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे यहाँ पे हमारे जुड़ चुके हैं। जो हमारे चाहने वाले बच्चे हैं वो हमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हमारे चाहने वाले बच्चे हैं, जो हमारे जिगर के टुकड़ा हैं, जो हमारे जिगर के छल्ला हैं, वो कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। वो हमसे ज़रूर जुड़े रहेंगे किसी ना किसी माध्यम से। तो बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल आज क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर का बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में हूबहू लड़ेगा। और इस क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन का 100% हम सही आंसर बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन पेपर का सेट कोड जी है, आप में कोई भी सेट कोड मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, बस उसका नंबरिंग अलग अलग रहेगा। और जितने भी आंसू सर के चाहने वाले हैं, आज क्लास को चाहने वाले हैं, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितने हमारे प्यारे बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा में जाएंगे, आप लोग बैठने, और विज्ञान का जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो ऐसा आपको निर्देश मिलेगा पढ़ने के लिए। आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से निर्देश पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे खंड यानी सेक्शन ए आपको देखने को मिलेगा। और उसके नीचे लिखा रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा रहेगा। और यहाँ पे लिखा रहेगा 1 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से केवल आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। चलिए आप लोग यहाँ पे फटाफट आंसर दे दीजिए मेरे शेर, मेरे बब्बू, बहुत ही बढ़िया। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। और इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन के भी कितने परमाणु होते हैं। जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे आंसर देना है मेरे शेर, मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़ा, छल्ला, जितने भी है बच्चे हमारे, जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज में पूछ रहा है कि कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे कार्बन का परमाणु पूछा है, तो कार्बन का परमाणु अब कितना है, 6 होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का पूछ ले तो हाइड्रोजन का क्या होगा बाबू, तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 12 है। तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा 12। अगर ऑक्सीजन का पूछ दे तो ऑक्सीजन का बाबू कितना है, देख सकते हैं 6 है। तो यहां पे हो जाएगा आपका 6 आंसर। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे, आपको एकदम चीड़ फाड़ के, एकदम फोड़ फाड़ के रख देना है परीक्षा का। यही हमारे बच्चों का निशानी है कि जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना उनको आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। अब यहां पे आपको बताना है कि कौन सा गैस उत्सर्जित होगा, यानी कौन सा गैस बाहर निकलेगा जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। और जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जो ये हाइड्रोजन गैस है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं H2, यही हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। बाबू एब्सिसिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये पेड़ पौधों की पत्तियों को मुरझा देता है या विलगित कर देता है, उसे झड़ा देता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं, तो पादप हार्मोन कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और इसमें से जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये दोनों पादप हार्मोन होते हैं और ये दोनों पादप में वृद्धि हार्मोन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पादप हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, तो कौन सा पादप हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, तो एथिलीन पाया जाता है। बाबू कौन सा गैस पाया जाता है, एथिलीन पाया जाता है। और जो एथिलीन गैस होता है ये क्या करता है कि पेड़ पौधों की जो फलों होती है, फलें होती हैं, उसको पकाने का ये कार्य करता है। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 4 नंबर कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन किसमें होता है बाबू, ईस्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है, यह भी क्वेश्चन आता है, तो अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो अमीबा है ये एक कोशिकीय जीव है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में हूबहू टकराएगा, ये हमारा गारंटी है। जितना भी वायरल क्वेश्चन पेपर हम आपको पढ़ाएंगे बाबू, एक बार हम पे विश्वास रख के आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका 90% क्वेश्चन इसी से लड़ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। जैसे सेंटअप एग्जाम में लड़ गया था, बिल्कुल ऐसे ही सभी क्वेश्चन लड़ जाएगा। मात्र आपको क्या करना है कि जो हमारा वायरल क्वेश्चन पेपर का जो सेट पढ़ा रहे वो बस आपको यहां पे पढ़ लेना है, बस इतना आपको कर लेना है। सभी क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, उसके बाद सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का टेंशन होगा, सब्जेक्टिव भी हम यहाँ पे संभाल लेंगे। बस यहाँ पे आपको मन लगा के यहाँ पे पढ़ना होगा। तो चलिए, बहुत सारे यहाँ पे बच्चे जुड़ गए, शिवानी झा, रोहित, अनुष्का, बहुत ही बढ़िया, रेशमी किंग ऑफ चंपारण, क्रेजी पठान, बहुत ही बढ़िया, आशु सर की लाडली, आशु सर का स्टूडेंट, वाह क्रेजी पठान भाई, बहुत ही बढ़िया, अमित सर, चंद्रशेखर, बहुत ही बढ़िया। दिख के यहाँ पे आप लोगों का कमेंट देख के बाबू हमारा आज दिल खुश हो गया। कल तबीयत खराब था लेकिन आप लोग ने दुआ किया, कितने बच्चों ने दुआ किया, प्रार्थना किया भगवान से, आज थोड़ा सा ठीक है। देख के यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे हमसे प्यार करने वाले कितने हैं। गोल्डी बहुत ही बढ़िया, चलिए डॉली मिश्रा बहुत ही बढ़िया, चलिए प्रिया कांट बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पे सभी बच्चे जुड़ गए हैं, बिरजू निकी बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लगा देते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग होता है जो फल बनाता है, तो जो अंडाशय वाला भाग होता है यही बाबू क्या बनाता है, फल में यही बदल जाता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहां पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन, यानी कौन सा रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा आकाश होता है ये नीला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो बाबू किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, और जो भी मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग बाबू मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा यानी एसी करंट का आवृत्ति कितना होता है बाबू भारत में, तो 50 हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज को HZ से बाबू मेरे सूचित करते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी मोस्ट VVI क्वेश्चन है और ये परीक्षा के लिए पूरा डेंजर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है। यहां पे आपको बताना है कि जो 1 माइक्रो एम्पियर होता है ये किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बाबू किसके बराबर होता है, इसे आपको घोल के पी जाना है। हम यहां पे लिख देते हैं, इसे आपको घोल के पी जाना है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन ऐसा यंत्र का उपयोग हम लोग रक्तदाब मापने में करते हैं। यहां पे आपको बताना है कि कौन से यंत्र का उपयोग हम लोग रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी मापने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो स्फाइग्नोमैनोमीटर का करते हैं। किसका करते हैं बाबू, तो स्फाइग्नोमैनोमीटर का करते हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है बाबू, 120/80 mmHg होता है, इसे आपको याद रखना है। कितना होता है, 120/80 mmHg होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 10 नंबर की, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पुंकेसर। पुष्प का जो पुंकेसर होता है यही परागकण बनाता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और हम तो आपसे फी नहीं लेते हैं, बिल्कुल यहां पे एकदम फ्री में पढ़ाई होता है, लेकिन हम आपसे एक चीज मांगते हैं। आपको क्या हमें चीज देना है, तो बस आपका कीमती लाइक, जो आपका एक कीमती लाइक है वही आप लोग हमें दे दीजिए। हमें आपसे एक भी रुपया नहीं चाहिए, ना ही नोट्स का चाहिए, ना ही हमको ऑनलाइन टेस्ट का चाहिए, ना ही ग्रुप में जुड़ने के लिए चाहिए। बस आपका एक कीमती हमें लाइक चाहिए, बस यही आप लोग दे दीजिए। यही हमारे लिए बहुत ही कुछ होगा, यही गुरु दक्षिणा में आप लोग दे दीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 11 नंबर है कि प्रकाश का उदाहरण है। यहां पे आपको बताना है चलिए यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है बाबू, तो जो प्रकाश तरंग होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो प्रकाश है ये पूछता है कि कैसा तरंग है, तो प्रकाश बाबू कैसा तरंग है, तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। यहां पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया। रंजय भाई, प्रमोद, रेशमी, चिंटू, शिवानी झा, आशु सर की लाडली, गोल्डन कुमार, गोल्डी, प्रिया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बता दीजिए। शिवानी झा, क्रेजी पठान, अनूप भाई बहुत ही बढ़िया, इंसा, मोहित बहुत ही बढ़िया, सोनू मोनू बहुत ही बढ़िया, अखिलेश भाई बहुत ही बढ़िया, वी के स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया, गोल्डी बहुत ही बढ़िया। चलिए जय श्री राम, गुड्डू भाई, चंद्रशेखर भाई बहुत ही बढ़िया, क्रेजी पठान, गुड्डू भाई, अंशु, TMR भाई, सिकंदर कुमार, प्रजापति अमित बहुत ही बढ़िया, पूनम, यहां पे देखिए गुलशन, आंसू बहुत ही बढ़िया। चलिए यहां पे देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है कि 1 HP यानी 1 अश्व शक्ति बराबर होता है। यहां पे आपको बताना है कि 1 HP किसके बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर। HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। H मतलब हॉर्स और P मतलब पावर, तो 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे पूछता है कि किसका SI मात्रक वाट होता है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है बाबू, वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो धातुएं होती हैं इसकी विद्युत प्रकृति क्या होती है, तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातु होते हैं ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो धातु होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं बाबू, अपने आप धनायन बनाते हैं। और जो अधातु होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, ग्रेफाइट होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो ग्रेफाइट होता है ये कैसा होता है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि ग्रेफाइट बाबू कैसा होता है। तो आपको बताए हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है। ग्रेफाइट बाबू क्या है, तो ग्रेफाइट एक अधातु है, और ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ए वाला आंसर पे आप लोग टिक कीजिएगा। और ग्रेफाइट पूछा जाता है कि किसका अप्रूप है, तो आप लोग जवाब क्या दीजिएगा बाबू, कार्बन का अप्रूप क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। अब यहां पे आपको बताना है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया है बाबू, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। एक पूछा जाता है
है कि त्रिक नियम किसने दिया था, तो डोबराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था, इसे आपको याद रखना है। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, यह भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था बाबू, तो मेंडलीफ ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, कोई भी बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं, केवल यहां पे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का यहां पे वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं। और इस वायरल क्वेश्चन पेपर से आपका बहुत सारा प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की अपघटक का उदाहरण है। यहां पे आपको बताना है कि इसमें से कौन अपघटक का उदाहरण है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि अपघटक कौन है। तो बाबू इसमें से कवक क्या है, अपघटक है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए बाघ और बकरी क्या है, तो बाघ और बकरी क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। और उसके बाद देखिए हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहां पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जल्दी से बाबू इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। यहां पे देखिए विद्युत का यहां पे सुचालक होगा, सॉरी यहां पे हम यहां पे कुचालक पे टिक लगा दिए थे, बोले थे लेकिन विद्युत का सुचालक, लेकिन यहां पे देखिए कुचालक पे हमें गलती से टिक लग गया था, विद्युत का सुचालक होगा। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कुचालक पे यहां पे गलती से टिक लग गया था, सॉरी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, यह भी पूछा जाता है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, और केल्विन को के से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि 1 पीएम यानी 1 पिकोमीटर बराबर होता है। यहां पे आपको बताना है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बाबू, लाजवाब क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग यहां पे मन लगा के एक बार बाबू हम पे भरोसा कर लीजिए और मन लगा के यहां पे पढ़ दीजिए। हमारा सपना यहां पे आपका सपना से पहले यहां पे हमारा सपना है कि हमारे बच्चे यहां पे 480 प्लस नंबर लाएं, और आपको ला के दिखाना है। और आप लोग लाइएगा इतना नंबर, और हमारे पास आप लोग खुद आइएगा या बुलाइएगा तो हम भी आ जाएंगे और आपका मुंह मीठा करवाएंगे, और अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आपको हमारा सपना सबसे पहले आपको पूरा करना है। आपका ये सपना नहीं है 480 प्लस नंबर लाना, ये हमारा सपना है। आप लोग हमारे लिए पढ़ रहे हैं, ये समझिए। तो बिल्कुल आपको यही सपना पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 पिकोमीटर कितने बराबर होता है बाबू, तो जो 1 पिकोमीटर होता है ये 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको किस में मापते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आप लोग इसे याद रखिएगा, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर की विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत बल्ब का ये जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, ये आपको बताना है। और ये परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है बाबू, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इसको आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो श्वेत रंग होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये कौन सा प्रकाश होता है, तो ये सूर्य का जो प्रकाश होता है ये श्वेत प्रकाश होता है। और श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है बाबू, आपको याद रखना है कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश है या कोई भी श्वेत प्रकाश है, कितने रंगों से मिलकर बना होगा, तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होगा। अगर इस 7 रंगों को विभक्त करना है तो आपको किसको लेना पड़ेगा, किसका उपयोग करना पड़ेगा, तो प्रिज्म का
का उपयोग करना पड़ेगा, और जैसे ही प्रिज्म से ये श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। इसे आपको याद रखना है। 100% ये जाके बोर्ड परीक्षा में चिपक जाएगा, एकदम लड़ जाएगा ये क्वेश्चन, कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। यहां पे आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो इसके चश्मे में हम किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो किस लेंस का उपयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष में बाबू? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी में पूछ लेता है दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में बाबू किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष में बाबू किसका करेंगे? बेलनाकार लेंस का करेंगे। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 24 नंबर, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। यहां पे आपको बताना है कि साधारण ताप पर, यानी निम्न, यहां पे देखिए जो एकदम एक्यूरेट टेम्परेचर होता है उस पे फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है बाबू? P4 होता है। क्या होता है? P4 होता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहां से आता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फास्फोरस को कहां पे डुबा के रखा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो फास्फोरस को कहां पे डुबा के रखते हैं बाबू? पानी में या जल में डुबा के रखते हैं। कहां पे? तो पानी में या जल में डुबा के रखते हैं। और उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा फास्फोरस सबसे खतरनाक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो श्वेत फास्फोरस होता है ये सबसे खतरनाक फास्फोरस होता है। इसे आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सोडियम को हम लोग कहां पे डुबा के रखते हैं। तो सोडियम को कहां पे डुबा के रखते हैं बाबू? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया, व्हाइट वाला, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आप लोग यहां पे बना दीजिए। आंसू सर की लाडली प्रिया कांट, बहुत ही बढ़िया। स्नेहा सिंह राजपूत, रोशनी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे शशि यादव, मानसी यादव, बहुत ही बढ़िया। चलिए राजू भाई किंग ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट, शिवम आर्ट्स, हिंदुत्वा भाई, बहुत ही बढ़िया। अरसलन भाई, बहुत ही बढ़िया। पिंटू, पंकज, खुशी सिंह, आज तो हमारा दिल एकदम खुश हो गया आप लोगों पे। आप लोग हमारा नाम जो इतना कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं। उत्सव भाई, बहुत ही बढ़िया। क्रेजी पठान भाई, बहुत ही बढ़िया। हिमांशु भूलन, निक्की सिंह, बहुत ही बढ़िया। रोशन भाई, एसके गेमर, बहुत ही बढ़िया। जहांगीर भाई, बहुत ही बढ़िया। आशु सर की लाडली सानिया, बहुत ही बढ़िया मेरी सानिया। चलिए शशि रंजन कुमार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मानसी, आशु सर की लाडली मानसी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देख के एकदम दिल खुश हो गया। डॉली सिंह, बहुत ही बढ़िया। डॉली मिश्रा की डॉली सिंह, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो इतना बच्चे हमसे प्यार करने वाले हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता है। जब तक हमारे पास इतना बच्चों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, हम आपके पास ऐसे ही उपस्थित रहेंगे आप लोगों के पढ़ाने के लिए। तो बस आप लोग अपना प्यार, जो आपका कीमती प्यार है बाबू, जो आप लोग प्यार करते हैं हमसे, ये अनमोल प्यार है, इसका हमसे ऋण नहीं दिया जाएगा आपका। यही तो हमारा मेन ये मकसद है कि आप लोगों को लिए हम क्यों इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि जिसका ऋण है, यानी जिसका कर्जा है, अगर आप लोगों का 480 प्लस नंबर आ भी जाता है तब भी हम ये अपना ऋण हम नहीं चुका पाएंगे। इतना हम यहाँ पे कह रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पे मन लगा के पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोरीन अप्रूफ है, ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फीलिंग बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है, फीलिंग हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है। ऐसे हम हवा में बात नहीं कर रहे, बहुत ही हम दिल से बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं। और भी मास्टर आपसे व्हाट्सएप पे क्या फ़ोन कॉल पे भी बात नहीं करता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों से हम व्हाट्सएप पे और फ़ोन कॉल पे भी बात करते हैं। जो बच्चों को पूछना होता है उसको बताते हैं, तो बच्चे से हम एकदम दिल से एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, या समझते हैं कि हमारा छोटा भाई बहन है। इस ऐसे हम यहाँ पे व्यवहार करते हैं बच्चों के लिए, और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता भी होगा। और बाई चांस हो गया कि कभी हम कॉल नहीं उठाएं, इमरजेंसी में है या घर में कोई टेंशन है, तो इसके लिए कॉल वॉल नहीं उठाते, तो ये अलग की बात है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरीन अप्रूफ होता है। तो बाबू फ्लोरीन किसका अप्रूफ है, आपको याद रखना है, कार्बन का अप्रूफ है। किसका अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है बाबू, फ्लोरीन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेंडलीफ साहब थे उन्होंने आवर्त सारणी में अपने तत्वों को कैसे सजाया था। तो कैसे सजाया था बाबू, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मेंडलीफ ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, मोसले ने बनाया था। और जो मोसले था वो किस पे रखा है, परमाणु संख्या के आधार पे रखा है, इसे आपको याद रखना है।
रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O के धुएं का रंग होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है यानी जो N2O होता है, SO2 और NO2 दोनों के कारण से क्या होता है बाबू, जो अम्लीय वर्षा होता है इन्हीं दोनों के कारण से होता है, SO2 और NO2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 धुएं का रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, कैसा होता है बाबू, भूरा कलर का होता है। कैसा होता है, तो भूरा कलर का होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि उभयलिंगी जीव है। अब इसमें से आपको बताना है कि उभयलिंगी जीव कौन सा है, और उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं, तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे उभयलिंगी जीव कहते हैं। और उभयलिंगी जीव कौन सा है बाबू, केचुआ है। जो केचुआ होता है इसमें दोनों लिंग होता है और ये उभयलिंग होता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो केचुआ होता है ये किससे श्वसन करता है, तो जो केचुआ होता है ये त्वचा से श्वसन करता है। किससे करता है, तो ये त्वचा से श्वसन करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बाबू इसे आपको याद रखना है। उपधातु वाला क्वेश्चन एक फिक्स है बाबू 100% कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन उपधातु है, तो बाबू SB यानी जो एंटीमनी होता है ये उपधातु होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। यहां पे आपको बताना है कि जो कुटपाद होता है ये किसमें पाया जाता है, तो कुटपाद बाबू किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्पर्शक किसमें पाया जाता है, तो बाबू स्पर्शक अगर पूछे कि अब यहां पे स्पर्शक किसमें पाया जाता है तो ये भी अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 33 नंबर की फोटो कैमरा में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यहां पे आपको बताना है कि जो फोटो कैमरा होता है, जो आपके मोबाइल में लेंस आप लोग देखते होंगे कि जो लेंस होता है, जो फोटो कैमरा का लेंस होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है ये आपको बताना है। तो फोटो कैमरा में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मानव का आंख होता है, मानव के आंख में भी लेंस पाया जाता है, और मानव के आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बाबू, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि वायुमंडल में कार्बन, यहां पे देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस की उपस्थिति कितनी है ये आपको बताना है। तो जल्दी से मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बहन, मेरे भाई जितने भी हैं आप लोग जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर बताइए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना उपस्थित होता है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया तो आप लोग पूरा एकदम फाड़ फूड़ के रख दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन पेपर में मत छोड़िएगा। 80 आपको बनाना है, तो अगर आप लोग वायरल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे 75 से 80% यहाँ पे देखिए 75 से 80 क्वेश्चन आप लोग एकदम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको 40 ही सॉल्व करना है परीक्षा में, तो 40 आप लोग एकदम आंख मूंद के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा गारंटी है। तो वायुमंडल में बाबू ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। सबसे अधिक यही नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, यहां पे सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो अंग आपको बताना है। इसमें आपको गलती नहीं करना है मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, यहां पे देखिए आपको गलती नहीं करना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग यहां पे पूछा है। अंग यहां पे बाबू पूछा है, तो अंग यहां पे आप लोग बता दीजिए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। बाबू अंग पूछेगा तो आपको त्वचा आंसर करना है, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहां पे ग्रंथि पूछता कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बाबू यहां पे आप लोग लीवर बताते। ग्रंथि पूछेगा तब आपको लीवर बताना है, अंग पूछेगा तो बाबू त्वचा बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। बाबू जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, भोजपुरी बोलिए ना, ठीक है बाबू, बोल देम, हम भोजपुरी बोल देम एकदम, बोले में कोनो यहाँ पे शरम वरम के बात नहीं है। भोजपुरी सुने के बाद भोजपुरी भी हम बोल देम। लेकिन बाबू अभी पढ़ाई करे के बा, और पढ़ाई में हमनी के सपना बा कितना नंबर लावे के, तो 480 प्लस नंबर लावे के सपना बा, और ये सपना पे हमनी के काम करता निशन, और इस सपना पूरा करके रहे के बा।
ये भोजपुरी में हम यहाँ पे बोल देले बानी। अब रउआ लोग इन पढ़ी यहाँ पे मन लगा के, कैसे कि परीक्षा में अब बहुते कम दिन बा और हमरा लगे और बहुते कम दिन और पढ़े के बा, तो जितना दिन पढ़े के बा मन लगा के यहाँ पे आप लोग पढ़िए। चलिए भोजपुरी आप लोगों ने सुन लिया। चलिए अब हम यहाँ पे इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस में किस, यहाँ पे प्रश्न है कि किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बाबू किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो देखिए जो कॉकरोच होता है इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो रक्त होता है ना वो व्हाइट होता है। व्हाइट क्यों होता है? कि उसकी इसके जो रक्त होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉकरोच होता है इसमें कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं बाबू? आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था कौन सा है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू, इसे आपको याद रखना है कि कर्नाटका का यहाँ पे जल संग्रहण व्यवस्था कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो जल्दी से रउआ लोग इन बताएं कि क्या हुई कर आंसर, कि कर्नाटका में जल संग्रहण व्यवस्था कौन सा है। तो कौन सा है बाबू? सुरंगम है। कौन सा है? तो सुरंगम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन वायरस संक्रमित रोग है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो वायरस के संक्रमण से रोग फैलता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि कौन सा वो रोग है जो वायरस के कारण से होता है। बाबू सबको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो देखिए वायरस से कौन सा रोग होता है बाबू? HIV एड्स होता है। क्या होता है? HIV एड्स होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो ये एड्स होता है ये किसके कारण से होता है? तो ये असुरक्षित यौन संपर्क से होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की श्वसन के अंतिम उत्पादक हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो आप श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं? यहां पे ऑक्सीजन गैस लेते हैं आप लोग, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो यहां पे आपको बताना है कि श्वसन का अंतिम उत्पादक कौन सा है। तो श्वसन का बाबू अंतिम उत्पादक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है। तो बाबू जो कार्बन होता है ये अधातु होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन का संकेत क्या होता है बाबू? सी होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो कार्बन होता है इसका परमाणु संख्या बार बार पूछता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? तो 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन का योग होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उपचयन बोलेंगे, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। बाबू आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन पेपर का बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो बस यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, बस आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है मन लगा के आप लोग बाबू पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई भी पछतावा न रहे और फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका काफी अच्छा नंबर आए। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। यहां पे आपको बताना है कि कौन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जल्दी से कहां पे जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है? तो जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निक्की, शिवानी, अंशु, गौरव बहुत ही बढ़िया, मेरे शेर, ऋषभ, पीयूष, चंदन, चंद्रशेखर जो मेरे दिल के टुकड़े हैं वो हमेशा हमसे पढ़ेंगे। साहेब कुमार बहुत ही बढ़िया, विनोद, डॉली, रोहित, बबलू भाई, सैफुल्लाह, नैना, रोहित बहुत ही बढ़िया, MD नीतीश बहुत ही बढ़िया, चंद्रशेखर मेरे भाई, सूरज, नागू बहुत ही बढ़िया, संजीत भाई बहुत ही बढ़िया, यशराज, युवराज बहुत ही बढ़िया, ब्यूटी बहुत ही बढ़िया, रोशन भाई, प्रदीप भाई बहुत ही बढ़िया, आंचल, हिमांशु भाई बहुत ही बढ़िया, गोल्डी, गोल्डन, क्रेजी पठान भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं उनको हम एक बार सॉरी बोल देते हैं क्योंकि नाम लेने का यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं तो नाम यहाँ पे सभी का तो नहीं ले सकते हैं।
लेकिन जितना लिए उसके बाद अगला बार में आपका नाम ले लेंगे। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बाबू जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। तेजा भाई बहुत ही बढ़िया, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। जब निर्वात नहीं होगा तो बाबू आपको हवा पे टिक करना है। जब निर्वात नहीं होगा तो आपको हवा पे टिक करना है, क्योंकि सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। और जब निर्वात नहीं होगा तो आपको हवा में टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब यहां पे आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का यहां पे फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का यहां पे फोकस दूरी कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 45 नंबर की सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि सामान्य अनुशीतलन दाब होता है। तो सामान्य अनुशीतलन दाब कितना होता है, 80 mmHg होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और प्रांकुंचन दाब कितना होता है बाबू, तो जो प्रांकुंचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, कूलाम्ब होता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसे आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, वोल्ट होता है। इसे आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 47 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच परास किसके बीच कार्य करता है। अब यहां पे आपको बताना है, ये भी इस पे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन लगा देते हैं बाबू। ये एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का जो पीएच परास कितने के बीच में कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसे आपको याद रखना है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.5 होता है। और जल का पूछता है तो जल का पीएच मान कितना होता है बाबू, 7 होता है। इन तीनों को आप लोग याद रखिए। तीनों में से कोई ना कोई एक आपके प्रश्न में परीक्षा में 100% रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। यहां पे आपको बताना है कि जो टिंडल प्रभाव है ये प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बाबू, तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। इसी कण से टकराता है जब प्रकाश की किरणें, तो ये छोटे छोटे कण क्या कर देते हैं कि प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में बहुत ही अधिक फैला देते हैं। इसीलिए इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और इसको समझना आपको काफी जरूरी है। अब यहां पे पूछा गया है कि देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो सबसे पहले पूछता है कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके बाद पूछता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो अगर केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन कार्बन होता है उसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे असंतृप्त पूछ रहा है, तो यहां पे देखिए CH4 में क्या होता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये संतृप्त होगा। C2H6 में भी सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें भी क्या होगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन C2H4 जब हम यहां पे बनाएंगे 2 कार्बन है और यहां पे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 4 है। यहां पे आगे हाइड्रोजन हम 4 बना देते हैं। और यहां पे देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जब डबल बॉन्ड आएगा बाबू बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो देखिए घास को कौन खाती है बाबू, बकरी खाती है। और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। तो यहां पे एक आहार श्रृंखला बन रहा है, तो यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समझ में आ गया।
इसे आप लोग बाबू एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपको याद रखना है कि कार्बन के बीच में अगर देखिए डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो असंतृप्त होगा, और संतृप्त किस में होगा तो कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो संतृप्त होगा, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो असंतृप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, काफी महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। बाबू ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जब आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे थे तो देखते रहे थे आप लोग कितना यहाँ पे आ रहा था इसमें से क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन समूहों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या कितनी है, क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए 51 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 18 हो जाएगा। समूह क्या कहा जाता है तो वर्ग को ही समूह कहा जाता है। तो वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है बाबू, आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पे जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। अब यहां पे आपको बताना है कि खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं इस पे जिंक के बजाय किसका लेप होता है, टिन का लेप होता है। तो टिन का लेप ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो टिन होता है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। जो जिंक होता है ये अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये जल्दी से मिठाई में यहां पे क्या करेगा, खाद्य पदार्थों के साथ ये जल्दी अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन जो टिन होता है ये कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टिन का ही यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 53 नंबर कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो जल्दी से इसमें आप लोग ढूंढ के बताइए कि इसमें से कौन पादप हार्मोन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू आज हम आपको पढ़ाए हैं। और एक बार आप लोग बात मान के सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। वायरल क्वेश्चन पेपर का ये बाबू एकदम क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% लड़ने का ये गारंटी है। तो जल्दी जल्दी इसमें क्या कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो तो उसे आप लोग जल्दी याद कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में हम आपसे बात करेंगे और आज से हम लोगों का पढ़ने का क्या रणनीति होगा, कैसे आपको पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है और हमको क्या पढ़ाना है, ये सभी बात हम करेंगे लास्ट में मात्र 5 मिनट। तो आप लोग बने रहिएगा। यहां पे आपको बताना है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है बाबू। तो पादप हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन है। इसमें से आपको याद रखना है, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, जो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। अब कुछ बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है और तैयारी कैसे करें। तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि जो भी 2 महीना बचा हुआ है उसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे कि आपका एकदम फुलफिल हो जाइएगा। आप लोग एकदम मतलब साल भर नहीं पढ़े, लेकिन 2 महीना अगर आप लोग पढ़ दीजिएगा जैसे हम बता देंगे तो पूरा आप लोगों का साल भर का पढ़ाई 2 महीना में ही आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट में हम आपको बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, तो कैसा होता है बाबू, तो क्षारीय होता है। इसे आपको याद रखना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब हमारे दांत होते हैं ये कब खराब होने लगते हैं, तो जब हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा यानी पीएच मान कम होने लगता है, यानी अम्ल की मात्रा बढ़ने लगता है, तो जो हमारे दांत होते हैं इनका क्षय होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो क्लोरीन परमाणु होते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहां पे देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 10, और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पे देखिए पूछ रहा है कि क्लोरीन के अंतिम यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संबंध सत्य है। तो बाबू V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। तो ओम के नियम में किसका मान अचर होता है बाबू, ताप का मान अचर होता है। इसे आपको याद रखिएगा, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो दोनों छोटा टी क्या करता है बाबू, बौने पौधे को दर्शाता है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी जगह। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे
यानी डबल टी यानी दोनों छोटा टी आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो अंतरिक्ष यात्री होता है, जो अंतरिक्ष में रहते हैं, अंतरिक्ष यानी वायुमंडल से बाहर रहते हैं, उसे अंतरिक्ष बोला जाता है। जो वायुमंडल से बाहर रहेगा उसे अंतरिक्ष बोलेंगे। तो जो भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते हैं उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, काला दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो वायुमंडल में हमारे धूल कण होते हैं वही प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जब वो लोग वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं तो उसमें कोई भी धूल कण नहीं होता है और कोई भी रंग क्या होता है कि वायुमंडल में नहीं फैलता है। तो उसके बाद वो लोग ऊपर देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। यानी जो प्रकाश का यहाँ पे देखिए प्रकीर्णन वाली जो घटना है वो नहीं हो पाती है जब वो लोग वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। अब यहां पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है या रक्त का थक्का बनाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है या रक्त स्राव को थक्का बनाता है। तो कौन बनाता है बाबू, प्लेटलेट्स बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए आंसर शुरू हो चुका है। तो एल्केन का बाबू सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन दूर करके आंसर बताना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहां पे आपको बताना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है। तो जल्दी से आप लोग बिना इसमें गलती किए हुए आप लोग यहां पे आंसर बताइएगा। यहां पे देख रहे हैं कि किस बच्चे का यहां पे सही आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल आप लोग यहां पे सही सही आंसर कीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब, तो सबसे पहले बाबू आपको पता है कि जो समतल दर्पण होता है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण होता है इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। और देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि आभासी और वास्तविक इसमें दोनों बन जाता है। तो अब यहां पे पूछ रहा है कि किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में भी बन जाता है, उत्तल दर्पण में भी बन जाता है, अवतल दर्पण में भी बनता है, यानी इनमें से सभी बनता है। बाबू थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है और ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब की बात करें तो समतल दर्पण में एकदम बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। और अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन अम्ल है और कौन लवण है, ये भी आपको बताना है। दोनों आप लोग यहां पे बताइए कि इसमें कौन अम्ल है। तो अम्ल क्या हो जाएगा बाबू, HCl। यहां पे आप लोग आंसर कर रहे हैं HCl। और जो HCl होता है ये कहां पे बनता है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट में बनता है। और अब आप लोग बताइए कि इसमें लवण कौन है, तो लवण यहां पे जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए NaCl। बहुत ही बढ़िया। इसमें लवण कौन है बाबू, तो NaCl। ये क्या है, लवण है जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है बाबू, तो NaCl सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा में, ये आने वाला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में जो दाएं तरफ रखे गए हैं बाबू, एक धातु है जो बाएं तरफ रखा गया तत्व और दूसरा यहां पे दाएं तरफ रखा गया। तो आपको बताना है कि जो दाएं तरफ तत्व रखे गए हैं वो धातु है कि अधातु है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो जो दाएं तरफ रखे गए हैं बाबू वो अधातु है, आपको याद रखना है। दाएं तरफ जो रखे गए हैं ये अधातु है, बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो बाएं तरफ रखे गए हैं, बाएं तरफ वाला आपको याद रखना है। बाएं तरफ वाला बाबू क्या है, धातु है, इसे आपको याद रखना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। जो यहां पे दाएं तरफ रखी गई है वो अधातु है और जो बाएं तरफ रखे गए हैं वो धातु है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देख लेते हैं 64 नंबर की, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में बाबू पूछा गया था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि ये अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड बाबू अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है।
बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो एल्यूमिनियम होता है इसका निष्कर्षण हम किस विधि के द्वारा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम लोग विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे पूछा जाता है कि जो एल्यूमिनियम होता है इसका मुख्य अयस्क क्या होता है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है बाबू, बॉक्साइड होता है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल आता है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये किसका बहुलक होता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है बाबू, आइसोप्रीन का होता है। किसका होता है, तो आइसोप्रीन का होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो रबड़ होता है ये किससे बना होता है, तो एक लैक्टस नामक पेड़ पाया जाता है और उसी के दूध से बनता है बाबू। रबड़ किससे बनता है, तो दूध से बनता है, पेड़ पौधों का। और कहां पे इसका खेती होता है, तो केरल में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर की कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। यानी कार्बन की संयोजकता आप लोग देखे होंगे कि कार्बन अपने साथ 4 ही पदार्थों को जोड़ सकता है, 5 को क्यों नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि देखिए कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 4 ही यहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अधिकतम कितनी तत्वों को जोड़ पाएगा, तो 4 ही तत्वों को जोड़ पाएगा। और इसकी संयोजकता कितनी होती है बाबू, 4 होती है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 68 नंबर की, वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि वो कौन सा प्रक्रम है कि जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो किसके द्वारा बाबू शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो श्वसन के द्वारा। आपको यहां पे याद रखना है, ना ही पोषण होगा, ना ही उत्तेजनशीलता हो जाएगा, ना ही उत्सर्जन होगा। आपको आंसर क्या देना है, श्वसन के द्वारा। श्वसन के द्वारा क्या होता है बाबू, हमारे शरीर में ऊर्जा या उष्मा का उत्सर्जन होता है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, वृक्क होता है। और उत्सर्जी पदार्थ भी पूछ लेता है कि हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो उत्सर्जी पदार्थ पूछेगा तो बाबू क्या होगा, यूरिया होगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। अगर हमको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करना है, यानी सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है इसको 7 रंगों में विभक्त करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे बाबू, तो प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। आपको पता है यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब प्रिज्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। और जो प्रिज्म होता है इसका अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष, यहां पर देखिए इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है बाबू, तो प्रकाश के, देखिए प्रकाश के किस पे, तो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन पे ये आधारित होता है। किसके यहां पे आधारित होता है, तो प्रकाश के यहां पे वर्ण विक्षेपण नहीं, वर्ण विक्षेपण तो बाबू प्रिज्म में होता है। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है कि जब देखिए इंद्रधनुष हम आपको यहां पे समझा देते हैं, तो जब वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं ये वायु में लटकी होती हैं, तो ये इससे क्या होता है कि प्रकाश की किरणें अपवर्तन करता है। जब प्रकाश की किरणें इसे अपवर्तन करता है तो हमारे वायुमंडल में क्या होता है बाबू कि 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है और हमको ऐसा इंद्रधनुष दिखाई देता है। वर्ण विक्षेपण नहीं, वर्ण विक्षेपण यहां पे नहीं होगा बाबू, यहां पे वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। किससे होगा बाबू, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है बाबू, तो प्रकाश के अपवर्तन, या एक सेकंड प्रकाश का, सॉरी, चलिए यहां पे राइट आंसर इसका यही होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते कभी दिमाग से उतर जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर अगर नेक्स्ट में होगा तो हम आपको नेक्स्ट में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस जंतु में अलैंगिक और, यहाँ पे देखिए किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है
बाबू ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक दोनों होते हैं बाबू? तो हाइड्रा में होता है। किस में होता है बाबू? हाइड्रा में होता है। इसे आपको याद रखना है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होते हैं। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। अब यहां पे आपको बताना है कि ओम के नियम का जब हम परिभाषित करते हैं तो किसका मान अचर होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी मेरे भाई आंसर कर दीजिए, जल्दी जल्दी इसका भाई मेरे आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, ताप का मान क्या होता है? अचर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मनुष्य का लार होता है, लार निकलता है हमारे मुंह में से, तो उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये आपको बताना है। तो लार में बाबू कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे पूछा जाता है कि हमारा जो मुंह है इसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है आपको याद रखना है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे मुंह में लार निकलता है। अब हम यहां पे इमली अगर बोल देंगे, अगर हम इमली यहां पे नाम लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों का मुंह से पानी निकल गया होगा, ये हमारा गारंटी है। अगर हम यहां पे इमली अगर बोल दे रहे हैं 4-5 बार तो बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी निकल आएगा। देखते हैं किसका किसका निकला है, और जिसका जिसका निकला है वो हंसने लगेगा, ये हमारा गारंटी है। इमली के नाम सुनते ही आपको पता है कि आपके मुंह से पानी निकलने लगता है। देखिए यहाँ पे सभी बच्चों को लग रहा है मुंह से पानी टपकने लगा है। ज्यादा मत टपकाइएगा, नहीं तो जो नीचे आप लोग कॉपी रखे हैं उस पर गिरने लगेगा। वाह, सभी बच्चों का यहाँ पे मुंह से पानी टपकने लगा। इमली एक ऐसा ही बाबू एक पदार्थ है जिसको अगर लार नहीं भी आ रहा है तो लार क्या होता है? निकलने लगता है। और इसी लार में क्या होता है बाबू? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और हमारे मुंह में देखिए, हमारे मुंह में भी पानी आने लगा इमली का नाम बोलते ही बोलते। तो हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है बाबू? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है, इससे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारा आप लोग यहाँ पे एंजाइम आप लोग लाइट यहाँ पे टाइलिन आप लोग बहुत ही ज्यादा निकाल चुके हैं। चलिए अब अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। बाबू मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पे होता है, कहां पे भोजन का अवशोषण हो जाता है, यानी कहां पे भोजन जो है मुख्य रूप से पच जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि कहां पे भोजन का बाबू यहां पे अवशोषण होता है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो भोजन का अवशोषण कहां पे होता है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए भोजन का यहाँ पे अवशोषण कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो भोजन का बाबू अवशोषण जो होता है ये इलियम में होता है। कहाँ पे होता है? इलियम में होता है। और भोजन पूर्ण रूप से पचता कहाँ पे है? तो छोटी आंत में पचता है। कहाँ पे पचता है? तो छोटी आंत में पचता है, इससे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये कहाँ पे होती हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि 70 का सर ए होगा? एक सेकंड हम देख लेंगे, लास्ट में 70 का ए होगा, देख लेते हैं बाबू। गलत आपको नहीं बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा बाबू? प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। 70 का ए नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 77 नंबर की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पे पाई जाती हैं। जल्दी से इसके बाद आप लोग बताइए। और 80 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है इस वायरल क्वेश्चन के पेपर के, तो आप लोगों को बताएंगे, रणनीति बताएंगे कि आप लोग 2 महीना में, 2 मंथ में आप लोग कैसे, यानी 60 दिन में आप लोग कैसे अपने आप को पूरा फुलफिल कर सकते हैं, कैसे आप लोग पूरा अपने आप को फुलफिल कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए, बस लास्ट में ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको, गजब लगेगा। तो यहां पे देखिए लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पे पाई जाती हैं? तो अग्न्याशय में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पुरुषों
में यौन आरंभ के लक्षण हैं। जब यहाँ पे देखिए लड़के जब जवान होने लगते हैं तो उनमें क्या क्या लक्षण आता है ये आपको बताना है। तो लड़के जब जवान होते हैं यानी लड़के जब यहाँ पे 16, 17 या 18 साल के होने लगते हैं तो ये जवान होने लगते हैं। इनकी क्या होती है कि जो दाढ़ी और मूछें होती हैं ये उगने लगती हैं। जो अभी हमारे 10वीं के स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा कि पाम ही बोला जाता है, पाम ही आने लगा होगा, उनका दाढ़ी हल्का हल्का आने लगा होगा और उनका जो कंठ होता है ये फूटने लगता है। जो पहले ये जो बच्चे होते हैं एकदम लड़की की तरह बोलते हैं एकदम, लेकिन जैसे जैसे जवान होते हैं इनका गला क्या होता है फटने लगता है, जो आवाज होता है ये भारी होने लगता है और मांसपेशियों में उभार आने लगता है। यानी जो मांसपेशियां होती हैं वो बड़ी होने मतलब मोटी मोटी होने लगती है। अब शरीर क्या होता है लगता है मोटाने, इसीलिए जो जिम किया जाता है। बच्चे क्या होते हैं कि 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में लगते हैं जिम जाने। तो इससे क्या होता है कि जो मांसपेशियां हैं वो सही से उभर नहीं पाती हैं और बच्चों का क्या होता है बढ़िया से बॉडी नहीं बन पाता है। तो आपको जिम कब जाना चाहिए बाबू? तो 18 साल के बाद। अगर आप लोग ज्यादा अवॉइड करते तो 20 साल के बाद आप लोग जिम जाइएगा, जिम कीजिएगा, बहुत ही फायदा करेगा। अगर आप लोग 18 साल 20 साल से कम है तो केवल आप लोग रनिंग कीजिए, रनिंग आप लोग कीजिएगा तो बहुत ही फायदा होगा। आपका जो हाइट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। तो ये आपको यहां पे विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। अब यहां पे आपको बताना है बाबू, जो भी बच्चे जाते हैं जिम, अगर छोटी उम्र में जा रहे हैं आप लोग बंद कर दीजिएगा जाना, नहीं तो हाइट क्या हो जाएगा रुक जाएगा। हमारा बात मान लीजिएगा, हाइट रुक जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जिम आप जा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। 20 साल का अगर आप लोग हो जाते हैं उसके बाद जिम जाइए, जिम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको बताना है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से बना होता है। तो जो पर्यावरण होता है ये मुख्य रूप से 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जैव घटक और अजैव घटक। आपको याद रखना है कितने घटकों से मिलकर बना होता है? 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जैव घटक और अजैव घटक। कहां से आप लोग 3 आंसर कर रहे हैं? कौन कौन सा 3 होगा जल्दी से आप लोग बताइए, तो कौन कौन सा 3 होगा? कौन कौन सा 3 होगा? 2 होगा बाबू, जैव घटक और अजैव घटक। आपको याद रखना है मात्र जैव घटक और अजैव घटक। यहां पे क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं बाबू? तो नम क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नम क्षेत्र कहलाते हैं। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है उसे शुष्क क्षेत्र कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए अब हम यहां पे रणनीति पे बात करते हैं कि कैसे आपको रणनीति बनाना है। अब आगे यहां पे पढ़ने के लिए आप लोगों को पता है कि यहां पे 2023 बोर्ड परीक्षा में, यहां पे देखिए 2023 की बोर्ड परीक्षा अब आने वाली है। मात्र अभी देखिए अभी रूटीन बाबू नहीं निकला है। देखिए अभी क्या क्या नहीं आया आपको। यहां पे फेक न्यूज में आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले यहां पे जो यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा फेक यहां पे न्यूज फैलाया जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है कि आपका जो परीक्षा होगा ये 14 तारीख से होगा। तो ये 14 तारीख से नहीं होगा। जो रूटीन निकला था ये फेक है। सबसे पहले आस्क क्लास पे आपको देखने को मिलेगा और ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। जैसे ही रिजल्ट यहां पे, जैसे ही आपका यहां पे आएगा, जो क्या बोलते हैं रूटीन आएगा, मैट्रिक इंटर अभी किसी का नहीं निकला है, डेट अभी किसी का नहीं निकला है, आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो फेक यहां पे न्यूज आ रहा है वो ये आ रहा है। दूसरा यहां पे ये फेक न्यूज ये आ रहा है कि आपका एडमिट कार्ड निकल गया, फाइनल एडमिट कार्ड। तो फाइनल एडमिट कार्ड अभी नहीं निकला है बाबू, द्वितीय डमी एडमिट कार्ड निकला है। और सेकंड डमी एडमिट कार्ड क्या होता है कि जो बच्चे के गलती हो गया है पहले एडमिट कार्ड में और वो लोग एडमिट कार्ड का अप्लाई किए हैं और उनके लिए है, उनका एडमिट कार्ड फिर से आया है, उनमें देखना है कि जो आप लोगों ने गलती किया है उसको सुधार करवाए हेडमास्टर से, तो वो अभी सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उनका नहीं सही हुआ है तो वो लोग 1 दिसंबर तक वो लोग क्या करवा सकते हैं? सही करवा सकते हैं। ये न्यूज है। अब यहां पे चलिए अब हम आपको बताते हैं 70 का सर ए होगा बाबू, 70 का ए नहीं होगा। कितनी बार हम आपको बताएं? अब देखिए बच्चे पूछ रहे हैं सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव आज 8 बजे आप लोग जुड़िए हमसे। 8 बजे जुड़ रहे हैं कि 8:30 बजे जुड़ रहे हैं? जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताइए। चलिए हम यहाँ पे पोल रख देते हैं। आप लोग यहाँ पे बता दीजिए पोल में कि कितना बजे आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्टिव पढ़ना है। एक बार आप लोग पोल में यहाँ पे बता दीजिए। अभी हम यहाँ पे पोल दे देते हैं, आप लोग पोल को पिन कर देते हैं। आप लोग जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए कि कितना बजे। अभी मत बताइए, आप लोग पोल में बताइएगा 8:30 बजे कि 8 बजे। रुक जाइए, अभी यहाँ पे खुलेगा। हम यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पोल रख देते हैं। पोल में आप लोग बता दीजिए कि सब्जेक्टिव का क्लास कब होगा। रुक जाइए, अभी हम यहाँ पे पोल कर देते हैं कि सब्जेक्टिव का क्लास, ये इसमें कंफ्यूजन है इसीलिए बाबू हम यहाँ पे पोल करवा रहे हैं। सब्जेक्टिव का क्लास कब से रहेगा। चलिए आप लोग यहाँ पे दीजिएगा। एक 8 बजे दे रहा है, 2 ही टाइम है बाबू। एक 8 बजे रात यहाँ पे लिख दे रहे हैं और एक यहाँ पे 8:30 बजे हम रात लिख दे रहे हैं। चलिए
यहाँ पे 2 यहाँ पे पोल दे दिए हैं बाबू, आप लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, आस्क योर कम्युनिटी। चलिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं, जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता दीजिए कि आपका क्या होगा। यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए कि क्या होगा, यहाँ पे कितना बजे होगा। यहाँ पे हम पोल देख रहे हैं। चलिए लास्ट में भी इसे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रणनीति पे बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर अब हमारा 2 महीना बचा है और हम कुछ नहीं पढ़े। तो बस आपको यहाँ पे क्लास का आपको टाइमिंग याद रखना है भाई बाबू, यही एक यहाँ पे है कि आप लोग को क्लास का यहाँ पे टाइमिंग आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लास का टाइमिंग क्या है बाबू, तो सुबह ही यहाँ पे देखिए सुबह 6 बजे क्वेश्चन बैंक हो रहा है। और कल जो सुबह क्वेश्चन बैंक होगा आपका, देखिए क्वेश्चन बैंक कब से कब का होगा, तो 2011 से लेके 2017 तक का हम आपको पढ़ा चुके हैं। और कल जो सुबह 6 बजे क्वेश्चन बैंक होगा ये 2017 से लेके 2020 तक, 2017 से लेके 2020 तक, इसमें लगभग 240 MCQ कल सुबह हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। ये पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 हो गया है, यूट्यूब पे है, आप लोग पार्ट 1 मार के देख सकते हैं। आज क्लास लिखिएगा, क्वेश्चन बैंक आ जाएगा उस पे। यहाँ पे देखिए आशीष पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है उसका फोटो लगाए हैं, तो जल्दी से उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये हम बता रहे 2 महीना में अगर आपको तैयारी करना है तो। और सब्जेक्टिव का क्लास कब होता है बाबू, तो 1 बजे आपका देखिए मैथ का यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बजे। अब आप लोग याद रखिएगा दिन में, ये तो सुबह का 6 बजे क्लास है, सुबह का ये 6 बजे वाला क्लास है। 1 बजे दिन में क्या हो रहा है बाबू, तो मैथ का यहाँ पे हम लोग टारगेट किए हैं। मैथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चल रहा है, यहाँ पे 1 शॉट, यहाँ पे 1 शॉट मैथ चल रहा है। और एक ही दिन में एक चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही दिन में इसको निपटा दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे बच्चों का एकदम पढ़ाई एकदम चकाचक हो जाए। पहले से तो बच्चे कहीं ना कहीं पे पढ़े हैं, लेकिन उसमें ऐसी तरीके से ऐसे ढंग से आपको समझा दिया जा रहा है कि आपका तैयारी एकदम फुलफिल हो जा रहा है एकदम। जो भी बच्चे अगर जितना चैप्टर 3 से 4 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, 5 चैप्टर, उसमें बच्चों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड परीक्षा में। तो ये हो रहा है। और उसके बाद देखिए वायरल क्वेश्चन अब आपको पढ़ना काफी जरूरी है। तो वायरल क्वेश्चन एकमात्र आस्क क्लास ही लेके आता है। तो वायरल क्वेश्चन यहाँ पे 6 बजे होगा, एक दिन वायरल क्वेश्चन होगा और एक दिन क्रैश कोर्स होगा। आपका क्रैश कोर्स और वायरल क्वेश्चन में क्या अंतर है, तो वायरल क्वेश्चन जो होता है जो सटीक आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, और क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी अभी छूट गई है। तो आज मान लीजिए वायरल क्वेश्चन हो गया, तो कल आपका क्या होगा, क्रैश कोर्स होगा। फिर परसों आपका वायरल क्वेश्चन होगा, चौथा रोज क्रैश कोर्स होगा। और ऐसे ही तरीका से देखिए, जब क्रैश कोर्स होगा बाबू तो इसमें 200 क्वेश्चन होगा या 150 क्वेश्चन होगा। और जब वायरल क्वेश्चन पेपर होगा तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे वायरल करके लाया जाता है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में लड़े। तो ऐसे आपको यहाँ पे पढ़ना है। और उसके बाद देखिए 8:30 बजे आपका सब्जेक्टिव का है, ये काफी महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं बच्चे यहाँ पे क्या पोल किए, पोल आप लोग कर दिए, अभी हम यहाँ पे कंफर्म कर दे रहे हैं। 8 बजे होगा कि आपका 8:30 बजे होगा। देख रहे हैं कौन सा बच्चे यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे देखिए 51 और 50। वाह क्या आप लोग पोल दिए हैं, बिल्कुल 50-50, बहुत ही बढ़िया। देख के एकदम दिल खुश हो गया कि आप लोग यहाँ पे 8 बजे और 8:30 बजे में अंतर है। अब हम भी सोच में पड़ गए हैं कि कहाँ पे रखें, 8 बजे और 8:30 बजे। वाह एकदम आप लोग 50-50 दे दिए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये भी ठीक है, हमको भी कंफ्यूजन में आप लोग रखिए कि कब क्लास रखा जाए। मुस्कुराने का आप लोग भी मजा खूब देते हैं एकदम। चलिए तो क्लियर है, नहीं हुआ, जल्दी से क्लियर आप लोग कीजिए। 8 बजे की 8:30 बजे बाबू, टाइम कब है, आप लोग सोइए अब 11 बजे के बाद, आप लोगों को सोना है 11 बजे के बाद। 53 हो रहा है 8 बजे, वाह। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे हम क्या रख रहे हैं, 8 बजे यहाँ पे हम 8 बजे रख दे रहे हैं आपका सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव होगा। और आज मैथ का यहाँ पे 8:30 बजे, यहाँ पे लिख देते हैं मैथ का 8:30 बजे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और आपको सोना नहीं है, मैथ का यहाँ पे 10 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको पढ़ के सुना है। तो चलिए आपका आप ज्यादा टाइम हम नहीं खराब करेंगे, क्योंकि और भी आपको स्टडी करना है बैठ के घर पे। तो आप लोग मन लगा के बैठ के स्टडी कीजिए। मिलते हैं 8:30 बजे वाली क्लास में। और 8:30 बजे वाली क्लास में आइएगा तो एक हमारा बात आप लोग मान के आइएगा कि आप लोग पेन और पेपर लेके आइएगा बाबू, सॉल्व भी कीजिएगा, आंसर भी बताइएगा। 2 बजे रात में भी रखिएगा सर जी, 2 बजे रात में परीक्षा आने दीजिए ना, आपको यहाँ पे हम हिलने का टाइम नहीं देंगे। नेट खत्म हो जाएगा, आपको नेट ज्यादा MB वाला अब आपको डलवाना है, 3 GB वाला आपको डलवाना है। और 3 GB वाला नेट से अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, दिन रात पढ़ते रहेंगे, परीक्षा में रिवीजन करते रहेंगे। लास्ट वाले दिनों में आप लोग क्या कीजिएगा, ज्यादा MB वाला नेट आप लोग डलवाइएगा, क्योंकि एक भी क्लास नहीं छूटना चाहिए, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सर। आंसू सर का लाडला लाडली प्रिया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद करण कुमार यादव, क्वेश्चन बैंक में सब्जेक्टिव बाबू जितना होता है वो क्वेश्चन बैंक से रहता है।
क्वेश्चन बैंक से हम सब्जेक्टिव करवाते हैं बाबू, क्योंकि क्वेश्चन बैंक वाला सब्जेक्टिव भी आता है आपके परीक्षा में, इसलिए हम जितना भी सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे रात में भी पढ़ाएंगे, आपको क्वेश्चन बैंक वाला ही सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तो सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बैंक का कोई आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। बहुत ही बढ़िया। और जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं, आप लोग जाइए एक बार, आप लोग मन लगा के घर पे पढ़ाई कीजिए। उसके बाद मिलते हैं 8:30 बजे, राइट 2 घंटा के बाद। अभी 6:30 हो रहा है, 8:30 बजे हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।